Hey guys, welcome back to Question Capital. I hope you are doing well. So we have covered basic video, then accounting principles क्या होते हैं. ऐसा एक बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं जो आपकी बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करते हैं. बिल्डिंग कौन सी? आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एसेट अली ईगो, जो हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था. वो आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको एकत्रित करके जमा करके आपको कैसे सामने को प्रेजेंट करना है वो बताएंगे आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो दो प्रिंसिपल पे चर्चा हो चुकी है, प्रूडेंस एंड कंसिस्टेंसी. आज का जो टॉपिक है गोइंग कंसर्न, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स. देखिए इनको मैं अभी ओवरव्यू से समझाऊंगा. आपको ओवरव्यू देंगे, ऊपर ऊपर समझाएंगे. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे, लाइक एसेट के डेप्थ में घुसेंगे, कितने प्रकार के एसेट होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, तब जाके आपको ये बेटर वे में पसंद आएंगे या फिर आपको समझ आएंगे. ठीक है, तो अभी गोइंग कंसर्न का आप मतलब समझिए. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस. एक बंदे ने कहा था कि भाई सर बहुत अच्छा पढ़ा है बट राइटिंग क्लियर नहीं हो रही, या तो बोर्ड छोटा है, आप बड़ा बोर्ड लीजिए. ठीक है, ट्राई करते हैं. जस्ट गिव मी आ टाइम ऑफ 10 to 15 डेज़, है ना. एक नया बड़ा बोर्ड ले लेते हैं और उसके बाद आपको समझेंगे कब. इतना बड़ा बोर्ड तो चलेगा ही ना, इतना बड़ा कर देंगे. और एक बढ़िया सी जो लाइट होती है, क्रिएटर लाइट जिसे कहते हैं, वो भी इसका भी जुगाड़ करते हैं. कुछ आजकल बाहर निकलना हो नहीं रहा है, थोड़ी तबीयत ख़राब है ना. आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ डेज, सो बाहर नहीं आ रहा मैं आजकल. तो अभी जितना समझ में आ रहा है, इसको करना क्या. देखो, इस वीडियो को हमेशा हम 4K से शूट करते हैं. हमारा जो मोबाइल है उसमें 4K सपोर्टिव है, तो 4K पे आप रेजोल्यूशन सेट कीजिए अपने यूट्यूब पर. आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो डालने से पहले मैं खुद देखता हूँ. यूट्यूब पे जब अपलोड हो रहे होते हैं ना, तो आप देख सकते हो. तो मैं अपनी वीडियो देखता हूँ, साफ क्लियर दिखता है. तो आपको 4K रेजोल्यूशन सेट करना है और कैप्शन ऑन कर देने हैं, तो आपको सारी वीडियो समझ में आएगी. ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस विल. अब मैं राइटिंग बना के लिखूँगा भाई, कंटिन्यू फॉर आ foreseeable फ्यूचर पीरियड. फोर नहीं होता भाई, अब दो क्या है, फोरसीएबल होता है, FOR. फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब ये है, जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को चलाऊँ. लेट सपोज आपका ही बिजनेस है बुक प्रिंटिंग का. ठीक है, चप्पलें हमने बहुत बना ली, हमने कब बहुत बना ली. अभी हमारा एग्जांपल रहेगा बुक. तो बुक पब्लिशर हो, तो बुक बनाने का बिजनेस तो ये नहीं है कि भाई हमने आज खोला और कल बंद कर दिया, फिर कल खोला फिर परसों बंद कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिज़नेस को अगर आपने एक बार सेटअप कर लिया, तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, आपका ये एम होना चाहिए कि जो बिज़नेस है वो इन्फिनिटी तक चले, नंबर ऑफ फ्यूचर पीरियड तक चले. फोरसीएबल फ्यूचर, जहाँ तक आप देख सकते हो कि यार मैं कितने साल का हूँ, मैं अभी 30 साल का हूँ मान लो, तो मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीऊँगा. इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, मैं आपको हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरा जो यार मैं 70 साल तक जीऊँगा, तो एक काम करता हूँ 30 और 40 ऐड करें 4, तो मैं अगर 68 या 70 साल तक चलाऊँ, जब तक मैं मरता नहीं हूँ, तो 40 साल तो मैं मान के चलूँगा ना, अपना बिजनेस चलाऊँगा. अगर मैं 30 साल का हूँ और 70 साल मेरी एक्सपेक्टेंसी रेट है भारत में, मैं जितना मैक्सिमम जी पाऊँगा, जैसे डाटा कहता है 67 है वैसे तो आई थिंक, है ना, पर इससे 70 मान लिया, तो 40 साल तो चलाऊँगा. अब तुम तो 40 दिन भी नहीं चला रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट वगैरह जितने भी चीज़ें, वो आपको इस प्रकार से बनानी है कि भैया मैं आगे तक चला पाऊँगा. लेट सपोज इसका एक और ज़बरदस्त एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. देखो, आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. डेप्रिसिएशन तो आपको मैं डेप्रिसिएशन की वीडियो में अलग से समझाऊँगा. तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. तो आपने मशीनरी खरीदी मान लो 1 करोड़ की, तो अब अगर आपने सोचा है, तभी तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पा रहे हो. आपने मशीनरी खरीदी है 10 साल के लिए, अगले 10 साल की यूज़फुल लाइफ है. ठीक है, कि मैं अगले 10 साल तक इसे यूज़ करूँगा. पर आप खुद बताओ, आपके मन में तो ये चल रहा है कि मैं 10 दिन भी अपना बिजनेस नहीं चलाऊँगा, तो क्या आप डेप्रिसिएशन 10 साल तक चार्ज कर पाओगे? नहीं. अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको पूरा 1 करोड़ का जो एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, वो आज ही PNL में डालना पड़ेगा. जब कंपनी में आपको बताता हूँ, जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना, यानी ऐसी कई कंपनीज है जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होगा, वो मार्केट में आती हैं, चीज़ें करती हैं और उसी साल वो ठप हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती हैं. तो वो क्या करेगी, एक बात बताओ, उसने 1 करोड़ का अगर एसेट खरीद दिया, तो क्या 1 करोड़ पे जो डेप्रिसिएशन लगना था, हर साल 10 लाख लगेगा. 10 लाख इंटू 10 साल, यानी 1 करोड़ हमने पूरा मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बांट दिया. ठीक है, अब ये 10 लाख का जो खर्चा है वो हर साल लगेगा. लेकिन जब ये चलनी ही 1 साल है, तो 10 साल से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, 1 करोड़ का एक खर्चा सीधा डेप्रिसिएशन में डाल दोगे. सोचो,
तो सीधा उसकी जो P&L जाता है ना, P&L उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसका लॉस ही होगा हमेशा। लिक्विडेशन के टाइम में लॉस ही होता है मोस्टली। तो गोइंग कंसर्न इसलिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब कंपनी का ऑडिट होता है। ऑडिट, तो ऑडिट में बेसिकली आई थिंक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 570 है, इफ़ आई एम राइट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 570 है। 570 बोलता है कि, एक मिनट रुक जाओ अभी देख लेते हैं। तो ऑडिटर जो है वो कमेंट करता है कि भाई ये कंपनी के ऑपरेशंस जो हमने ऑडिट करे, इसकी बैलेंस शीट को हमने जो ऑडिट किया वो ट्रू एंड फेयर है। पहले बार ट्रू एंड फेयरनेस सबको करेक्ट है। और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग गोइंग कंसर्न ऐसे 570, जी हाँ ऐसे 570। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है, देखो ISA 570 ग्लोबली 570 इंडिया में है। तो गोइंग कंसर्न पे ऑडिटर कमेंट करेगा। ऑडिटिंग के ऊपर वीडियो डालेंगे कभी, बहुत बंदे कहते हैं भाई ऑडिट पे वीडियो डालो। तो ऑडिटर ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, देखिए जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि किस बेसिस पे बनेगा, तो उसी प्रकार एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे ऑडिटर्स होते हैं। जैसे मैंने कई कंपनीज का ऑडिट करा है, तो मैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उस फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करूँगा। तो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी मैंडेटरी ड्यूटी है कि मैं गोइंग कंसर्न पे कमेंट करूँ कि भाई कंपनी आने वाले समय में, यानी अभी तो ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, अगर ये मैं यूज़र्स को दिखाऊँगा, शेयर होल्डर्स को दिखाऊँगा, तो शेयर होल्डर ये मान के चलेंगे भाई ये देख कंपनी के ऑडिटर ने बैलेंस शीट पे साइन करा है, सब कुछ ओके करा है, तो हम मान के चलेंगे आने वाले समय तक चलेगी। ठीक है, तो ये ऑडिटर बताता है अपनी एश्योरेंस में कि भाई हाँ कंपनी आने वाले समय तक चलेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो आई होप आपने नोट डाउन करा होगा। अब ट्रू एंड फेयर का मतलब ये है रीजनेबल करेक्शन have been shown। ओके, ट्रू एंड फेयर गोइंग कंसर्न हो गया। ट्रू एंड फेयर का मतलब ये है, देखो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, ठीक है, इंश्योरेंस के वीडियो डालेंगे अभी, बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग है अभी। इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ उब्रिमा फिडाई। अब उसकी स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, तो उसको उब्रिमा फिडाई तो भाई बाहर का एक वो है, बाहर का वो है, लैटिन वर्ड है, आई थिंक लैटिन वर्ड है उब्रिमा फिडाई। उसका मतलब ये होता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, जब भी इंश्योरर आपके पास आ रहा है, यानी इंश्योरेंस के ब्रोकर आपके पास आ रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि भाई आपको अगर एड्स है, TB है, जो भी बीमारी है, आप उसको सच सच बताओगे। यू विल बी इन अ गुड फेथ। गुड फेथ एक टर्म होती है, तो आपको हमेशा गुड फेथ पे रहना है। तो वही गुड फेथ की टर्म यहाँ लगेगी ट्रू एंड फेयर व्यू में। आपको हमेशा गुड फेथ में मैनेजमेंट को, नॉट ऑडिटर, मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी के बंदे हैं जो उस फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडिटर के सामने, तो ऑडिटर और शेयर होल्डर के सामने ये माना जाना चाहिए कि भाई तुमने जितना हो सके सच्ची श्रद्धा से हैव अ फेथ ऑन योर सेल्फ, एंड ऑन योर माइंड, यानी अपने पूरे तन मन धन से, कहते हैं ना कि मैंने उस खुदा की इबादत करी है पूरे तन मन धन से। तो इसी तरह तुमने जो है अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट की तन मन धन से सेवा करी है, और जो चीज़ हो सकती थी तुमने प्रेजेंट की है। क्या करिए? प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओके, RMPD याद आया? RMPD, तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, रिकॉग्नाइज किया, मेजर किया, प्रेजेंट किया, डिस्क्लोज किया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर। जितनी श्रद्धा हो सकती थी, जितना गुड फेथ हो सकता था, तुमने उसे फॉलो किया, और जो तुम्हारे पास एक्सपेंस आए, रेवेन्यूज़ आए, एसेट आए, तुमने उनको सच्चे श्रद्धा से प्रेजेंट किया सामने। ठीक है, फिर ऑडिटर अपना ओके करता है, ऑडिटिंग के टाइम पे ऑडिटर ओके करता है, भाई हाँ ठीक है, इनकी बैलेंस शीट वही चकाचक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फेयर व्यू। और इसका एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मैं एक टोटका बताता हूँ, देखो कोई बताता नहीं है। देखो कभी भी नहीं ये मत बोलना कि आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक है। मिसटेक कभी भी यूज़ नहीं होता वर्ड, हमेशा यूज़ होता है मिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक्सपेंसेस, खर्चा अगर रिकॉर्ड होना था 10,000 का, और आपने हमें जो वाउचर दिखाए जिसके बेसिस पे एक्सपेंस बुक करें वो 8,000 के, तो एज एन ऑडिटर मैं मान के चलूँगा भाई 8,000 का खर्चा हुआ, तुमने 10,000 का खर्चा डाला है, 2,000 का एक्स्ट्रा खर्चा डाला है, तो दिस इज कॉल्ड 2,000 की मिस स्टेटमेंट करी है। ठीक है, अब ये या तो होगी बाय या तो होगी एरर, गलती से हो गया भाई, या फिर फ्रॉड।
मिस स्टेटमेंट आइदर बाय फ्रॉड और एरर, इस पे भी ऑडिटर कमेंट करता है कि कितनी मिस स्टेटमेंट उसको ऑडिटिंग के दौरान मिली कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये गड़बड़ थी। तो मैंने एक और चीज़ बताई आपको, ट्रू एंड फेयर व्यू में आपको जितना हो सके मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि मिस स्टेटमेंट कम से कम पब्लिश हो आपकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, फिनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू। और अब लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो ओल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अब ये चलता भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। अब ये इसको नकार दिया है, बोला भाई तो पुराना आदमी, पुराने लोग हो, अपनी सोच अपने पास रखो। होता है ना गाँव के बुढ़े बुढ़िया जो होते हैं आपको ज्ञान देने लगते हैं, तो आप बोलते नहीं सर हम नए ज़माने के लोग हैं, हम नए ज़माने के लौंडे, हमें तो आज के हिसाब से चलना है। तो ये बहुत पुराना ज़माना हो गया। IFRS, US GAAP, भारत के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो समझाऊंगा आपको, मतलब एक तरह से हमारे जो सुप्रीम लोग हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तय करते हैं, उन्होंने बोला भाई इसको फॉलो नहीं करना। इसको तभी पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ग के अंदर, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है, देखो मान लो आपने बुक बनाई, बुक आपने पब्लिश करी, तो आपने एक्सपेंस किया अप्रैल में और इसको बेच भी दिया अप्रैल में, रेवेन्यू क्या है अप्रैल में, तो एक्सपेंस विल बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम दैट गुड फ्रॉम इन द सेम पीरियड। ओके, इन द सेम पीरियड यानी रेवेन्यूज इज इक्वल टू एक्सपेंस, एक ही समय के। यानी इसको अगर मैंने मार्च में बनाया है और इसको मैंने बेचा भी मार्च में, तो मार्च का खर्चा मार्च के रेवेन्यू से जनरेट होगा या फिर मैच होगा। ये है सड़ा हुआ प्रिंसिपल आपका मैचिंग। अब इस मैचिंग प्रिंसिपल को ओवर रूल कर दिया अक्रूवल ने। अक्रूवल कंसेप्ट कल समझाऊंगा, ओवरव्यू दे देता हूँ, वीडियो ख़त्म हो गई है। तो अक्रूवल का मतलब ये होता है, देखो भाई तूने खर्चा कब किया, मई में, अच्छा मई में खर्चा किया, अच्छा ठीक है, तेरा प्रूफ है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट होता है, रिकॉग्निशन ROCG रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, यानी तू रिकॉग्नाइज कर पा रहा है RMPD, अगेन वही भाई ये याद रखना जीवन भर, RMPD रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तू खर्चा रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि खर्चा हुआ है, अच्छा हुआ है, अच्छा ठीक है, मेजर कर पा रहे हैं 10,000 का खर्चा है, अच्छा ठीक है, प्रेजेंट कर दिया, हाँ तो डिस्क्लोज भी कर दो, खत्म। अगर आप अपना खर्चा बता पा रहे हो कि भाई मोटा मोटा खर्चा मेरा मई में हुआ है और उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो मैचिंग प्रिंसिपल गया भाड़ में, अक्रूवल प्रिंसिपल कहेगा भाई आज के आज उसे बुक कर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, उसके अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ेंगे हम कि कैसे, अगर आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे हमारे माइक लाया, तो इस माइक ग्रीन आरो का माइक है, तो इस माइक वाले ने बोला कि भाई मैंने तो जन्मेजय को सेल कर दी फ्लिपकार्ट से, मेरी सेल हो गई, नहीं, कुछ क्राइटेरिया मेट होने चाहिए, 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, तब जाके वो अपनी सेल बुक कर सकता है कि हाँ कि जन्मेजय ने खरीद लिया और मेरी अल्टीमेटली सेल हो गई। रेवेन्यू ऐसे नहीं कि मैंने बुक कस्टमर को पास ऑन कर दी तो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो गया, नहीं, 3-4 क्राइटेरिया मेट होते हैं। तो आपके जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट होता है तब जाके आप रेवेन्यू को बुक कर सकते हो और एक्सपेंस को बुक कर सकते हो भाई। तो दिस इज कॉल्ड अक्रूवल प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल ना पेपर में आता है ना एग्जाम में आता है, बस हाँ हो सकता है कि इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो बोला सर मैचिंग प्रिंसिपल इज ऑलरेडी ओवर रूल्ड बाय अक्रूवल प्रिंसिपल, है ना। अक्रूवल एज पर IFRS कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, IFRS का वो समझाऊंगा, IFRS क्या होता है, US है गैप, यानी भारत के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाहर के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS कहते हैं, और USA के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको कहते हैं US गैप। तो ये है पूरा कंसेप्ट, मैचिंग, अक्रूवल, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड गोइंग कंसर्न। और आने वाले समय में हम और भी वीडियोज़ आएंगे। अभी तो तबीयत ख़राब है यार, आज कल डालनी थी आज डाल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कल या परसों में और डालेंगे वीडियोज़। आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।